हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल 2022 में जारी प्रमुख सूचकांक, ठीक है, इंडेक्स। तो देखेंगे यहाँ पे पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो इंडिया है वो 85वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन से देश हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से इसमें पहले स्थान पर है। ध्यान रखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इंडेक्स वाला, ये ऐसा टॉपिक है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप देखेंगे नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। इसमें भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। IQAir की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सबसे प्रदूषित जो राजधानी रही दुनिया की तो वो रही है दिल्ली, और सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो वो रहा है बांग्लादेश। सिप्री रिपोर्ट 2021 को अगर हम देखें तो इसमें सर्वाधिक हथियार आयातक देश जो है कौन सा रहा? वो रहा भारत। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा है अमेरिका। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे कि भारत को सबसे ज़्यादा जो हथियार दिए हैं या भारत ने सबसे ज़्यादा जो हथियार आयात किए हैं वो किस देश से किए हैं? तो याद रखेंगे रूस से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार अगर देखा जाए कि दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है तो वो है तुर्की का इस्तांबुल शहर। ध्यान रखेंगे तुर्की का इस्तांबुल शहर। अगली रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो इसमें भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 को अगर हम देखें तो इसमें भारत 101वें स्थान पर है, ठीक। ध्यान रखेंगे कौन सी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। और QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 रैंकिंग अगर देखा जाए इसके अनुसार सर्वोच्च शहर कौन सा है छात्रों के रहने के लिहाज से? तो वो है लंदन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी को अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राज्य परिवर्तन आयोग। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति की अवधि कितने वर्ष की होगी? तो 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है डी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है ये आपके यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, और इसके अलावा जो UP PSC है और आने वाला जो पैट का एग्ज़ाम है तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। अगला है वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, वर्ष 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है किसको? आशा पारेख को। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि साल 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तब भी आंसर होगा आशा पारेख। दरअसल दोस्तों क्या है कि कोविड की वजह से जो 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अब 2022 में दिया जा रहा है, ठीक। तो इस वजह से जो ये पुरस्कार है ये 2020 का ही है और 2022 में ये दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपका क्या होगा? आशा पारेख। अगर हम 2019 की बात करें तो आपको कल बताया था कल के वीडियो में 2019 का जो अवार्ड है वो दिया गया था रजनीकांत को, ठीक। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, साइन लर्न। अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है।
अगला है हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सुएला ब्रेवरमैन को। अगला है भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन एवगैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। अगला है संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अयोध्या में। दोस्तों योगी सरकार ने अयोध्या में, ध्यान रखें कि कहाँ पे, तो अयोध्या में जो है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर विकसित और संचालित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर होगा ये सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि PPP के आधार पर ये संचालित किया जाएगा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने PPP मोड पर अयोध्या में 16,000 बेड के यात्री निवास का निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें होटल, डॉर्मेट्री, एम्फीथिएटर और पार्किंग की भी सुविधा रहेगी। ठीक है, क्या है? टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। इसमें 16,000 बेड के यात्री निवास का भी निर्माण किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण पूरा होने पर अयोध्या में पर्याप्त संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने, खान पान और अन्य तरह की जो सुविधाएं वो कम खर्च पर उपलब्ध होंगी। यहाँ की भूमिगत पार्किंग में 250 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यूपी में कहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर विकसित करने और संचालित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया है अयोध्या में, ध्यान रखेंगे। और इसकी क्या खासियत होगी, तो यहाँ पर जो है 16,000 बेड का यात्री निवास होगा और इसके अलावा 250 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है खड़ी हो सकेंगी। तो ध्यान रखेंगे आप वहाँ पे अयोध्या में। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अन्नू रानी को। दोस्तों जो ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर हैं अन्नू रानी, इन्हें जो है अभी जो गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं 36वें नेशनल गेम्स, तो इसके उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश के दल का ध्वजवाहक बनाया गया। ये जो राष्ट्रीय खेल हैं जो कि गुजरात में आयोजित किए जाएंगे 36वें नेशनल गेम्स, तो ये 29 सितंबर से शुरू होंगे, यानी कि कल से स्टार्ट हुए और 12 अक्टूबर 2022 तक ये जारी रहेंगे। ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो गुजरात के 6 अलग अलग शहरों में ये आयोजित किए जाएंगे। उनमें से अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सूरत है, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। तो ये 6 शहर हैं गुजरात के जहाँ पर ये 36वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश 26 खेलों में हिस्सा ले रहा है और इन खेलों में उत्तर प्रदेश का 415 सदस्यीय दल जो है शामिल होगा। तो याद रखेंगे, यहाँ से कई सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी कि जो 36वें नेशनल गेम्स हैं इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात में। ठीक, ध्यान रखेंगे गुजरात के 6 शहरों में। और वहीं पर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के दल का ध्वजवाहक जो है किसको बनाया गया है, तो अन्नू रानी को बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 ये जो नीति है तो इसको जो है अनुमोदित किया गया। इस नीति में किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नई नीति के अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है स्थापित होने वाले जो नए MSME उद्योग हैं उनको जो है पूंजीगत उपादान के रूप में 10% से लेकर के 25% तक उपादान उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान यानी कि छूट, उपादान का मतलब क्या है? छूट। तो प्लांट व मशीनरी आदि पर निवेश के लिए मिलता है। दरअसल दोस्तों क्या है, ये जो नीति अभी अनुमोदित की गई है, क्या नीति है? उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम है इसको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब इसमें क्या प्रोत्साहन का बताया गया है कि जो नए MSME उद्यम हैं तो उनके लिए जो है इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, 10% से लेकर के 25% तक जो है छूट इसमें दी जाएगी।
और जो छूट है वो किस पर दी जाती है, तो प्लांट और मशीनरी आदि पर जो निवेश किया जाएगा उस पर ये छूट दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की ये जो सीमा है यानी कि छूट की सीमा 15 से लेकर के 25% तक है, और मध्यांचल और पश्चिमांचल में ये 10 से लेकर के 20% तक होगी छूट की सीमा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति है 2022, तो ये जो है किसकी अध्यक्षता में इसको जो है अनुमोदित किया गया है, तो याद रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इसको अनुमोदित किया गया है। और उसके अंतर्गत अगर आपसे कहा जाता है कि बुंदेलखंड में जो है कितनी छूट की सीमा है, तो 15 से लेकर के 25%, वहीं अगर मध्यांचल और पश्चिमांचल की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 20% ये छूट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जो है नोट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, आर वेंकट रमणी। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बनी है भारत के अगले अटॉर्नी जनरल। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने जो है 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है, महान्यायवादी। याद रखेंगे दोनों नाम एक ही बात है। श्री वेंकट रमणी वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि भारत के भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, तो आर वेंकट रमणी। ठीक, अगर कहा जाता है कि महान्यायवादी कौन है तब भी आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आर वेंकट रमणी ही क्या है, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल एक ही बात है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया कि महान्यायवादी के लिए जो है कौन सा अनुच्छेद है, महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप याद रखेंगे 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद है। 76 इसी के तहत जो है देश में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और वहीं एक और ध्यान रखेंगे, जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक, तो दोनों यहाँ पर अंतर याद रखेंगे, महाधिवक्ता राज्य के विधि अधिकारी, और अगर कहा जाए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल तो ये होते हैं देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो अभी जो है याद रखेंगे श्री आर वेंकट रमणी को जो है भारत का अगला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हम देखेंगे जो हाल ही में करी गई हैं 2022 में। तो एनआईए के निदेशक जो है किसको बनाया गया, दिनकर गुप्ता को। नीति आयोग के सीईओ याद होगा आपको, परमेश्वरन अय्यर। रॉ के प्रमुख कौन है, सामंत गोयल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस उदय यू ललित। ये जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। और अभी जो है सीडीएस नियुक्त किए गए, कल के वीडियो में आपको बताया था, तो जनरल अनिल चौहान को जो है भारत का सीडीएस नियुक्त किया गया। तो ये जो नियुक्तियां हैं ये हाल ही में करी गई हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 27 सितंबर 2022 को कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की प्रतिभा खोज, चयन और प्रशिक्षण देना इसका जो है उद्देश्य है। राज्य सरकार इस योजना को 100 स्कूलों में शुरू करेगी। एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों को इसमें वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि फुटबॉल विकास योजना जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष के जो आयु वर्ग में फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं तो इनका जो है खोज करना, चयन करना और प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड। दोस्तों नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड तथा पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि
उत्तराखंड के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन क्षेत्रों को देश व दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य के पर्यटन को यह एक सौगात है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नई दिल्ली में जो विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। और इसके साथ ही पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए भी जो है प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया है उत्तराखंड को। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। तो ये बनाया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इलियुड किपचोगे ने। यहाँ आप इनकी इमेज देखिए, ये हैं इलियुड किपचोगे, जिन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, कीनिया के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं इलियुड किपचोगे। इन्होंने जो है हाल ही में बर्लिन मैराथन में 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकेंड का समय निकालकर अपने विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया। किपचोगे ने 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकेंड में मैराथन जो है दौड़ पूरी की और 2018 में इसी कोर्स पर अपने पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकेंड में इन्होंने 2018 में ये रिकॉर्ड बनाया था और अभी जो है 30 सेकेंड का इन्होंने सुधार किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। इथियोपिया की जो टिगिस्ट असीफा हैं, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है 2 घंटे 15 मिनट और 37 सेकेंड के समय से कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। तो याद रखेंगे, अगर कहा जाता है कि महिला वर्ग में, तब नाम याद रखेंगे टिगिस्ट असीफा, और अगर कहा जाए पुरुष वर्ग में या ओवरऑल, तब याद रखेंगे आप इलियुड किपचोगे। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। ठीक, ध्यान रखेंगे, बर्लिन मैराथन में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। दोस्तों, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किस क्षेत्र में, वैश्विक विमानन क्षेत्र में। CIAL ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित हवाई अड्डों की 5 से लेकर के 15 मिलियन जो श्रेणी है, इसमें पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 5 से 15 मिलियन यात्री श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। ये जो पुरस्कार है मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया है। तो याद रखेंगे आप कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है 2022 का, ये किस को दिया गया है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा पुरस्कार है, ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। ठीक है, देता कौन है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, 29 सितंबर को। दोस्तों, हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा जो है विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, ताकि लोगों को हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। यही उद्देश्य है। पहली बार विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था, तो साल 2000 में जो है पहली बार मनाया गया था। यह एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। यानी जो हृदय रोग, दरअसल दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर जो लोगों का रूटीन है, जो खाने पीने की लोगों की क्या है, बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा। तो आज के समय में क्या है कि जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं उनमें से एज में काफ़ी कमी हुई। यानी पहले क्या था कि जो ज़्यादा एज के लोग होते थे उनको हार्ट अटैक आता था, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो कम एज के लोगों, 20, 30 या 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक के केस जो है सामने आते हैं। तो यहाँ से, और ये जो दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो यही इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में उन्हें जो है जागरूक किया जा सके। इसी के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। इस साल अगर हम थीम की बात करें कि थीम क्या रही हृदय दिवस की, तो यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये जो है थीम रही है साल 2022 की। कौन से दिवस की, तो वर्ल्ड हार्ट डे की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा
ए मोहम्मद बिन सलमान को जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अब जो है ये देश के नए प्रधानमंत्री कहलाएंगे। सऊदी अरब के जो राजा हैं क्या नाम है उनका, तो बिन अब्दुल अजीज़, तो इन्होंने जो है प्रधानमंत्री की घोषणा की है और प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने जो है अपने बेटे और जो उत्तराधिकारी क्राउन में थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनको जो है किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और अपने जो दूसरा बेटा है इनका, दूसरे बेटे को प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री घोषित किया है और मंगलवार को एक शाही आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। यानी कि अगर हम बात करें सऊदी अरब के कि प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान, और जो सऊदी अरब की राजा है क्या नाम है उनका, बिन अब्दुल अजीज़, तो इन्होंने जो है अपने बेटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है सऊदी अरब का, और इनका जो दूसरा बेटा है उसे जो है रक्षा मंत्री घोषित किया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने फेरबदल किया और सऊदी किंग के एक और बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान भी शामिल हैं। इनको जो है देश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया। यानी इनका जो एक बेटा है इसको प्रधानमंत्री बनाया गया, दूसरा जो बेटा है उसको, जो प्रिंस खालिद नाम है, उनको जो है क्या बनाया गया, रक्षा मंत्री घोषित किया गया। इसके अलावा इनका जो एक और बेटा है उसको जो है क्या बनाया गया है, देश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक शाही हुक्मनामे में किंग सलमान ने कई नए पदों की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोहम्मद बिन सलमान का नाम, ये जो है सऊदी अरब के बन गए हैं क्या, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये थे 30 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के मध्य शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट था, वाराणसी से बोगीबिल तक, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।